सो हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं बैंकिंग, और ये बैंकिंग का लास्ट लेक्चर रहने वाला है हमारा। पहले लेक्चर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बैंकिंग देखा था, किस तरह से हमारा आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था और हमारी बैंक स्टैब्लिश हुई थी। अगले लेक्चर हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स देखे थे, जिसमें कि हमने देखे थे किस तरह से बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स या सैलरी, सारी चीज़ें क्या होती है और कैसे आरबीआई इनका यूज़ करके इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब हम लास्ट लेक्चर में मॉनेटरी एग्रीगेट्स, बेसल नॉर्म्स, एलएएफ और जो हमारी बैड बैंक्स होती हैं, एनपीए होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मॉनेटरी एग्रीगेट्स, हम पहले लिक्विडिटी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम पहले ही समझ चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता हिंदी में, और इसका मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी आपका एसेट है फिर सिक्योरिटी कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड। और जितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है उतना ही ज़्यादा लिक्विड होगा, जैसे कैश। इससे लिक्विड तौर को क्या ही हो सकता है, ठीक है। देन इससे ज़्यादा लिक्विड, इसके बाद जो कम लिक्विड होता है कैश से, वो है चेक। और चेक किससे ज़्यादा लिक्विड है? बॉन्ड से, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि किस तरह से, क्योंकि अब जैसे चेक है तो चेक अगर आप लगाने जाओगे बैंक में तो वो चेक से आपको पैसे मिल जाएंगे, बॉन्ड्स में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी वजह से कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है उतना ज़्यादा लिक्विड होगा। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? तो याद करो, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी पढ़े थे। एक तो फियाट मनी पढ़ा था। फियाट मनी में क्या था? फियाट मनी में ये था कि ये इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये लीगल टेंडर होता है और इसको एक्सेप्ट करना ही होता है आपको, आप मना नहीं कर सकते हैं। बट फिड्यूशरी मनी में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन बोथ द पार्टीज़, तभी ये काम करेगा। मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि अगर मुझे कोई चेक देता है, ये चेक बिटकॉइन, ठीक है, अगर मुझे कोई चेक देता है कि लो भाई आपने हमें ये सर्विस या फिर सामान दिया तो ये लो चेक ले लो उसके एवज में, मैं मना कर सकता हूँ भाई मैं चेक में नहीं, मैं कैश में लूँगा पेमेंट। समझ रहे हैं आप? मैं कैश में लूँगा, यानी कि मैं चेक में नहीं लूँगा, तो आपको मुझे कैश में ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं कैश लेने से मना नहीं कर सकता हूँ, करेंसी लेने से, कि मुझे ये 100 रुपये का नोट जो है ये नहीं चाहिए, मुझे तो गोल्ड में चाहिए। तो ये कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज वो जो कैश है वो फियाट मनी है, बट जो चेक है वो फिड्यूशरी मनी है। अगर दोनों पार्टीज़ के म्यूचुअल एग्रीमेंट है, यानी देने वाले और लेने वाले में, तभी ये जो है काम करेगा। आई होप ये क्लियर होगी छोटी सी। मॉनेटरी एग्रीगेट्स को समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ मनी समझना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इतना फालतू में, देखो मैंने बैच में तो ऐसे ही करवाया था, क्योंकि कभी कभी बहुत ही रेयर वो डीप में थोड़ा सा क्वेश्चन चला जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इतना भी कर लोगे जो यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आपको माथा पची, क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ाऊँगा ना, तो ये पढ़ाने में और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको कि सर ये वो, तो इतना कन्फ्यूजन पालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सिंपल जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखिए। मॉनेटरी एग्रीगेट्स होती क्या चीज़ है? तो ये मनी सप्लाई को इकोनॉमी में दिखाती है। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कहाँ कहाँ पे है वो ये दिखाती है। तो उसके लिए हम 5 मॉनेटरी एग्रीगेट्स का यूज़ करते हैं, M0 या फिर M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है। अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले तो मैं बता दूं। अभी एसएससी जेईई का जो पेपर हो रहा है उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले भी खूब क्वेश्चन आए और आगे भी क्वेश्चन आएंगे। इससे अच्छे से समझ लीजिएगा, एकदम ना समझ में आए तो बार बार रिपीट करके देखना, भले पूरा लेक्चर मतलब छोड़ देना लेकिन इसको मत छोड़ना, ठीक। चलो, तो M0 क्या होता है या फिर M0 क्या होता है, इसमें मतलब क्या क्या आता है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या है, तो जो लोगों के हाथ में करेंसी है प्लस जो बैंक के पास जो करेंसी है सर्कुलेशन में चल रही है, तो पूरी की जो करेंसी है वो इसमें आती है। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, तो अगर हम जब डिपॉजिट्स विद आरबीआई की बात करते हैं तो एक तो बैंकर्स के जो बैंक्स होती हैं डिपॉजिट कर रखी हैं आरबीआई में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज ए रिवर्स रेपो रेट जो उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है, प्लस अदर डिपॉजिट जो बाकी डिपॉजिट हो गया सीआरआर वगैरह, ठीक है। तो इसमें जो बैंक्स के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, इसमें अदर डिपॉजिट से मतलब कि बैंक को छोड़ के जो बाकी डिपॉजिट्स हैं जिसने कर रखे हैं आरबीआई में, जैसे और किसी ने कर रखे हैं डिपॉजिट, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, तो वो आ जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या आएंगे? बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई आएंगे एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई भी आ जाएंगे। दैट मीन्स कि डिपॉजिट्स विद आरबीआई, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स विद आरबीआई, दोनों चीज़ें आ जाती हैं M0 में, और इसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस या फिर हाई पावर्ड मनी या फिर रिजर्व मनी, ठीक। अब M1 में आते हैं। M1 में क्या क्या आता है? तो करेंसी विद पब्लिक, यानी कि जो लोगों के पास करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, करेंसी विद द पब्लिक यानी बैंक वाली करेंसी नहीं आएगी, ठीक है। और क्या आ रहा है इसमें? एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई आ रहे हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट आ रहा है। अब आपको ये मैं आपको बताता हूँ, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप सिर्फ इतना भी याद रख ले गए कि M1 में आपका डिमांड डिपॉजिट आता है। और आपको पता है डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं इसे,
ठीक है। तो अगर आप इतना भी याद रख लो ना कि इसमें आपका डिमांड डिपॉजिट आता है, डीडी आता है, तो भी 95% चांसेस है कि आप सही कर ले जाओगे। अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट होगा। जो लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं, जो लोग बैच में करके हैं, उनके लिए तो सारी चीज़ें आसान होंगी। M2 की बात करें तो इसमें M1 पूरा ले लो प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं उसको ले लो। M3 की अगर बात करें तो इसमें M1 ले लो, ठीक है, जैसे M2 में भी M1 लिया, M3 में भी M1 लेंगे। इसमें M1 में टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट जोड़ दो, ख़त्म बात, ठीक है। इसको हम एक्चुअल मनी सप्लाई या फिर ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बाद में हम बातें देखेंगे, या भी भूल जाओ, क्या क्या आता है वो ध्यान रखो। M4 में M3 ले लो और सारे डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। रिवाइज करते हैं जल्दी से, ठीक है। M0 उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ठीक है, ये हाई पावर्ड मनी, बेस मनी या फिर रिजर्व मनी बोलते हैं। इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक। M1 में क्या आ रहा था, अब सोचो, अपने दिमाग लगाओ, M1 में क्या आ रहा था। M1 मैंने बोला था कि DD याद रखना, तुम ऐसे याद कर लो, M0 प्लस DD, खत्म बात। वैसे हम M0 तो नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते अभी मैं बताऊंगा, लेकिन तुम याद कर लो M0 प्लस DD, काम हो जाएगा आपका आराम से। M2 इसमें M1 ले लो प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स डिपॉजिट पड़ी हुई है वो ले लो। M3 में आप अगेन M1 को ले लो प्लस टाइम टर्म डिपॉजिट, यहाँ DD यहाँ TD, ठीक है। और M4 में क्या है, M3 उठा लो प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। अब मैंने क्यों बोला कि M0 यहाँ पे M0 प्लस DD याद कर लो, लेकिन एक्चुअली M0 इसलिए नहीं है क्योंकि छोड़ो यार, मतलब चलो देख लो, बोल दिया। तो करेंसी इन सर्कुलेशन, यहाँ पे करेंसी इन सर्कुलेशन दो तरह की है, एक तो पब्लिक के पास और एक बैंक के पास, लेकिन यहाँ पब्लिक वाली ही ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये अगर आप CDS वगैरह का, CAPF का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चीज़ को एकदम स्पेसिफिक होकर याद करिए कि करेंसी इन सर्कुलेशन है यहाँ करेंसी विद पब्लिक है। करेंसी इन सर्कुलेशन दो तरह की होती है, पब्लिक और बैंक के पास, यहाँ सिर्फ पब्लिक वाली। SSC के लिए, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप सीधा रट्टा मारो, जिंदाबाद, M0 प्लस DD, ख़त्म, क्लियर हो गया। ये याद होना चाहिए एकदम, ठीक है। और कभी भी तुमसे चलते फिरते मैंने पूछ लिया, तुम मान लो कहीं मिल गए और तुम ना बता पाए, डंडा होता है, मैं पीछे, ध्यान रखना, निकाल के बहुत मारेंगे अगर याद ना हुआ तो, ठीक है। इरविन फिशर, ये हम पहले देख चुके हैं, मनी इल्यूजन और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो मनी इल्यूजन की अगर बात करें, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पिछले 2 लेक्चर्स में आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी वेजेस में 1% की हाइक हुई और इन्फ्लेशन 2% की रेट से, तो एक्चुअल में आपका 1% से घट रहा है क्या, जो आपका सैलरी है, समझ रहे हैं आप। जैसे वेजेस में आप मान लेते हैं कि 5% हाई की गई, कि 5% आपके वेजेस बढ़ गए, लेकिन इन्फ्लेशन की रेट है 7%, तो एक्चुअल में आपकी वेजेस घट गए 2% से। ये सारी चीज़ हम समझ चुके हैं, और ये भी बता चुका हूँ MV=PT क्या होता है। M का मतलब होता है कितनी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, V है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, कितनी बार जो है वो मनी सर्कुलेट कर रही है, कितने हैंड्स एक्सचेंज कर रही है, सारी चीज़ें देख चुके हैं। प्राइस लेवल है, और ये ट्रांजैक्शन, यानी कि जैसे आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे इकोनॉमी में तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ही बढ़ेगा, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। वो ये बोलती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलते हैं इसको, जो कि दी थी इरविन फिशर ने, जिन्होंने मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था। व्हेन मनी सप्लाई गोज अप, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, प्राइस लेवल ऑफ गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका V कांस्टेंट है और मनी सप्लाई आपने इंक्रीज कर दी तो प्राइस लेवल भी, चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, ठीक। करेंसी प्रिंटिंग हो, ठीक है, क्लियर है। इसको हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलते हैं, इसको इरविन फिशर जी ने दिया था। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे, दैट इज़ NPA क्या होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि एसेट क्या होते हैं बैंक के। तो जो, अब एक कमेंट मैंने कल देखा कि ये सर हमारा मतलब पैसा हमारे लिए लायबिलिटी और ये एसेट बैंक के लिए, मतलब एक कमेंट में ये लिख रखा था किसी ने कि ये बैंक है, ये हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के लिए लायबिलिटी हुई, हमारा एसेट हुआ, फिर बैंक इसको पैसे में उठाएगा, उसके लिए एसेट हुआ, इसके लिए लायबिलिटी हुआ सरकार। तो हम तुमसे बोले तो थे कि सीधे सीधे बैंक का याद रखना, ये भूल जाओ ना ये किसका किसका। मैंने बैंक का तुम्हें एसेट और लायबिलिटी याद करने को बोला, बस बात ख़त्म। तो बैंक के लिए जो डिपॉजिट है, बैंक में जो पैसा जमा कर रहा है वो इसके लिए लायबिलिटी है, और जो बैंक पैसा उठा रहा है लोन पे वो उसके लिए एसेट है, ख़त्म बात। तो एसेट जो है 3 तरह के होते हैं, रेगुलर, स्ट्रेस्ड और NPA। रेगुलर एसेट वो एसेट हैं जो टाइम पे आ रहा है, जैसे कि कोई पैसा ले गया और टाइम पे बैंक को ब्याज दे रहा है और टाइम पे ही बैंक को उसने चुकता कर दिया, रेगुलर एसेट, ठीक है। स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब क्या है कि पैसा आ ही नहीं रहा है कितने टाइम से, पैसा आप ये मान लो 1 महीने में जो ब्याज वगैरह आना चाहिए था वो नहीं आया, तो स्ट्रेस्ड एसेट हो जाएगा। अब अगर पैसा नहीं आ रहा है 90 दिन से भी ज़्यादा, 3 महीने से भी ज़्यादा, तो उसको हम NPA की कैटेगरी में डालेंगे, नॉन
परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी वो एसेट अब परफॉर्म करना बंद कर दिए। इनको भी 3 कैटेगरी में बैंक लोग डिवाइड कर लेते हैं अपना, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस्ट। सब स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट है जो कि 90 दिन से 90 डेज यानी 3 महीने, ठीक है मैं 3 मंथ्स लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 महीने से हो गया है, 3 महीने से पैसा नहीं आया है। डाउटफुल एसेट वो है जो 3 महीने से हम बोल सकते हैं 12 महीने तक नहीं आया है पैसा। और लॉस्ट एसेट वो यानी कि 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो बैंक्स को वो राइट ऑफ कर देना होता है, यानी कि अब भूल जाओ वो पैसा आएगा, तो इसको हम बोलते हैं लॉस या फिर लॉस्ट एसेट। इसको राइट ऑफ कर देना होता है बैंक्स को, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डीप पे मतलब याद करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस्ट, बस इतना ध्यान रखना एनपीए होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक से सवाल बनता है एसएससी में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट जो परफॉर्म करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो पैसा लोन में बैंक से कोई ले गया था वो देना बंद कर दिया है, ख़त्म बात, ब्याज भी नहीं दे रहा और पैसा भी गया। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या कर रखा है, आरबीआई ने बोला है कि हम बैड बैंक्स आपके लिए बना देते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअल में बैड बैंक्स बना रखी हैं। बैड बैंक्स वो बैंक्स होती हैं, नाम में बैड है लेकिन होती अच्छी हैं। कैसे? ये वो बैंक्स होती हैं जो इस एनपीए को रिकवर करने में हेल्प करती हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है तो उसको रिकवर करने में हेल्प करती हैं। कुछ अपना सर्टेन कमीशन चार्ज कर लेंगे, ठीक है। मान लो कि आपका मान लेते हैं कि 10 करोड़ फंसा हुआ है पैसा, ठीक है। तो ये जो 10 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, तो इसमें अगर मान लो कि हम आपको 5 करोड़ की रिकवरी करा दें, क्योंकि ये तो आपने राइट ऑफ कर ही दिया, आप तो भूल ही गए हैं, जो मिल जाए वो सही। तो 5 करोड़ की अगर रिकवरी कराएंगे तो इसमें 1 करोड़ हमें चाहिए, नहीं 1 करोड़ हमारा, 4 करोड़ तुम्हारा। तो बैंक्स को भी मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो 2021 के बजट में 2 इस तरह की बैड बैंक्स बनने की बात कही गई थी। एक तो NARCL, दैट इज़ नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। 2021 के बजट में बात कही गई थी। तो फाइनेंशियल एंटिटी सेटअप टू बाई एनपीएस, रिकवरी ऑफ एनपीए, यानी कि एनपीए की रिकवरी के लिए बनाई गई है। इसी तरह हमारा एक गवर्नमेंट एक्ट लाया था 2002 में, नॉट गवर्नमेंट एक तरह से बोलते हैं पार्लियामेंट, इसको हम बोलते हैं सारफेसी एक्ट। इट स्टैंड फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है ये। It provides power to the bank or any financial institution to seize the property of a defaulting borrower। ये एक्चुअली बैंक को पावर देता है कि अगर मान लो, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि अगर मान लो 1 लाख से रुपए से ज़्यादा हुआ तो आप बिना कोर्ट के चक्कर काटे जो भी कोलेट्रल वगैरह उसने रखा था, क्योंकि गिरवी रखना होता है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी वगैरह ये सब सीज़ कर सकते हो और अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो। अगर कोई पैसा आपका नहीं दे रहा है उसकी प्रॉपर्टी अगर सीज़ कर लो, ज़्यादा बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, हम आपको पावर देते हैं, ये एक्ट इसको पावर देता है बैंक्स को, और अपना पैसा रिकवर कर लो, ठीक। विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं? वो डिफ़ॉल्टर जो पैसा पे तो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं जानबूझ के। जैसे कई सारे विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हैं, जैसे चुनाव आता है तो काफ़ी सारे होते हैं जो लोन लेके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब अमीर किसान भी हैं, उनको ये है कि भाई लोन माफ़ी हो जाएगी तो क्यों ही लोन देना, तो ये तो हो गया विलफुल डिफ़ॉल्टर, ठीक है, कि हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ मान लिया, जैसे मान लो तो खैर हो ही गया, तो उसकी खुद की बखिया उधड़ गई, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि वो पैसा दे तो सकते हैं लेकिन पैसा देते नहीं हैं। इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड क्या है? तो इट कंसोलिडेट्स द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी का मतलब है कि जो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसको बैंक्रप्ट घोषित कर देते हैं, ठीक है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो जो बैंक्रप्सी है उसको लेके जो लॉज हैं उन सब को लॉज को एक सिंगल लॉ में कंसोलिडेट करने का काम किया आईबीसी, दैट इज़ इन ये विवेक बिंद्रा वाला आईबीसी नहीं है, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016 का ये एक्ट है। ऑलराइट, इस भी क्लियर हो गई। अभी आते हैं किस पे, बेजल नॉर्म्स पे आते हैं, ठीक है। बेजल नॉर्म्स क्या होते हैं? तो बेजल ये सिटी का नाम है स्विट्ज़रलैंड में, यहीं पे ही बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है। अब ये जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है जिसका हेडक्वार्टर बेजल स्विट्ज़रलैंड में, इसकी बहुत और ज़्यादातर कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ की जिसमें इंडिया भी है, तो इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, वो इसका पार्ट है, वो इसका मेंबर है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का। इसको आप जैसे हम आईएमएफ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही समझो इसको, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। कोई यूएन की बॉडी नहीं है, लेकिन हाँ जो काफ़ी सारे देश के सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वो इसका क्या है, वो इसका हिस्सा है। तो बेजल कमेटी बैठी थी 1974 में, G10 कंट्रीज़, 10 कंट्री जिसमें इंडिया नहीं थी। तो उसमें इन लोगों ने बोला कि किस तरह से, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि जब किसी एक कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करता है तो इसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज़ के बैंकिंग सिस्टम पे भी देखने को मिलता है। तो फिर इन्होंने देखा कि क्यों ऐसा होता है कि एक कंट्री का बैंकिंग सिस्टम फेल करता है। तो इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब बैंक लोन पे पैसा उठाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है,
ठीक है। और ये बैंक को भी पता होता है। हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि नहीं कोई रिस्क नहीं है और बैंक जो पैसा उठाता है तुरंत आ जाता है। बहुत सारे अभी हमने देखा विलफुल डिफॉल्टर टाइप होते हैं, दे भी सकते हैं नहीं देते हैं, या फिर नहीं, अब नहीं दे सकता तो देगा ही नहीं, लेकिन जो दे भी सकते हैं वो भी नहीं देते हैं। तो ये रिस्क एसोसिएटेड होती है। तो बेजल में जब ये कमेटी बनी तो इन लोगों ने बोला कि क्यों ना आप एक काम करो कि जब आप पैसा उठाओ, बैंक से बोला जब आप पैसा दो लोन में जो आपका एसेट है, तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क असाइन कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं बैंक है, ठीक है। बैंक के पास 4 लोग आते हैं। एक ये है जो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, जिसको टाइम पे सैलरी मिल रही है। एक वो है जो मान लेते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन सेकंड है। ये थर्ड पर्सन है जो कि अगेन ये बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये पहले भी पैसा ले चुका है और इसने 2-3 बार पैसा लिया एकदम टाइम पे लौटाया है। ये है कि ये एक सेकंड, क्या हो गया, ठीक है। तो ये सैलरीड पर्सन है और ये बिजनेस है, इसने पैसा लिया है और एकदम टाइम पे दिया है। और ये थर्ड पर्सन हमारा जो अगेन बिजनेसमैन है ये, और इसने पैसा लिया है पहले लेकिन टाइम पे नहीं दिया है, ठीक है। तो इनके साथ कुछ ना कुछ रिस्क आप असाइन कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर आप एक और चौथा पर्सन ले सकते हो जिसने कि मान लेते हैं ये जाना जाता है पैसा ना देने के लिए। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि जैसे आप इसमें रिस्क असाइन कर दो कि भाई इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो 0% है, बिकॉज सैलरीड है तो सैलरी टाइम पे आएगी तो ये बंदा देता रहेगा। या फिर मान लेते हैं कि 5% है, 5% रिस्क है। बिजनेस ये मैन है, ये टाइम पे सैलरी देता, ये मतलब टाइम पे देता रहता है, तो इसके साथ भी रिस्क 5% है। या फिर मान लेते हैं कि 2% है मात्र। ये ये भी बिजनेस पर्सन है, ये इसने टाइम पहले पैसा लिया है और उतना टाइम पे दिया नहीं है, कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता, तो 10% रिस्क है। ये जाना जाता है पैसा ना देने के लिए, तो ये 80% रिस्क एसोसिएटेड है इससे। तो जितना भी आपने पैसा उठाया है, जैसे मान लो इसको 1 लाख, इसको भी 1 लाख, इसको भी 1 लाख, इसको भी 1 लाख रुपये आपने दिया है, ठीक है। तो 5% कितना, वो 5,000, इसका 2,000, इसका 10,000, इसका 80,000। तो जितना भी आएगा ये कितना, 5,000, 2,000, 7,000 हो गया। ये 10% आपका 10,000 हो गया, 17,000 हो गया, और ये 80,000 हो गया। यानी कि आपका 97,000, 4 लाख में 97,000 जो है ये आपका रिस्क एसोसिएटेड है। यानी कि इसी को बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट। तो इसको क्या बोल दिया, RWA, दैट इज़ रिस्क वेटेड एसेट। तो बेजल नॉर्म में ये बोला गया, बेजल जो फर्स्ट वाला हुआ, बेजल फर्स्ट सिटिंग, इसने जो 1988 में हुआ, तो इसने क्रेडिट रिस्क पे फोकस किया। इसने बोला मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। यानी कि जितना भी आपका रिस्क वेटेड एसेट है, जैसे मान लो इतना है, इसका 8% आप अपने पास रखो बैंक में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम CRR एंड SLR। कुछ इसी तरह से था, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें जो बैंक की लाइबिलिटी थी, जो बैंक के पास पैसा आ रहा था, उसका सर्टेन पार्ट RBI ने बोला था आप अपने पास रख लो। जैसे CRR था 4.5%, इसमें एसेट का वो जो रिस्क वेटेड एसेट है उसका 8% रखना है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि आपने कितना पैसा उठाया और उसके अवज में आपको इतना पैसा रखना है अपने पास सुरक्षित, सो दैट अगर मान लो कि पैसा ये ना भी लौटाएं तो जो आपके पास हैं तो कस्टमर्स, उनका पैसा आप देने में सक्षम हो, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ध्यान रखना है किससे एसोसिएटेड है, आपका बेजल नॉर्म से, एंड रिस्क वेटेड एसेट भी। NBFC जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जो MFI है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनके लिए 15% ऑफ RW, यानी कि 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट आपको रखना है। नॉर्मल के लिए 8% है, NBFCs के लिए 15%। और हमने देखा था NBFCs को डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करने होता और इनको CRR और SLR भी मेंटेन नहीं करना होता है। ऑलराइट, बेजल 2 हुआ था 2004 एंड बेजल 3 हुआ था 2008 में, जहाँ पे कैपिटल का मतलब पैसे को 3 टियर में डिवाइड करने की बात कही गई थी, Tier 1, Tier 2, Tier 3। डीप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो बस इतना पूछेगा कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 कैपिटल आर एसोसिएटेड विद, तो आंसर होगा बेजल नॉर्म्स। और बेजल से मैं आपको बताता हूँ अभी तक मैंने क्या क्वेश्चन देखे SSC में, कि बेजल नॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट, तो आंसर था बैंकिंग। अब देख सकते हैं कितना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि बेजल नॉर्म किससे एसोसिएटेड है, बैंकिंग, खत्म। एक एनवायरनमेंट में भी हम लोग बेजल कन्वेंशन पढ़ते हैं, वो कन्वेंशन है, नॉर्म्स नहीं है, ठीक है। तो बेजल वो कन्वेंशन है रिगार्डिंग दी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के लिए, वो हम एनवायरनमेंट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग अपने पैसे को अपने पास रखना पसंद करते हैं, चाहे भले इंटरेस्ट रेट चाहे कुछ भी हो रहे हैं, क्योंकि वो ये स्पेकुलेशन लगा के बैठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चुनावी वाला माहौल है, ठीक है। तो चुनाव से पहले सब स्पेकुलेशन लगा के बैठे हुए थे कि भैया इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी मतलब अभी बढ़ेंगे,
ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने ये किया था कि अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दिया था। लेकिन अब जैसे ही पता चला कि भाई अभी मामला क्लियर नहीं है पूरी तरह से, आपको पता भी मामला क्लियर नहीं है पूरी तरह से कि कौन कैसे क्या सरकार वगैरह बनेगी, तो इसी वजह से अभी लोग अपने पैसे को दबा के रखे हुए हैं, ना तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो स्पेंड, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो वो लोन पे भी किसी को नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको ये है कि अभी इसके बाद जब स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी तब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तब जो है मार्केट में जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, जहाँ पर लिक्विडिटी जो है यानी कि जो कैश है वो ट्रैप हो चुका है, आ ही नहीं रहा इकोनॉमी में, मार्केट में आ ही नहीं रहा, लोग स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं। हैपेंस व्हेन रेट्स विल इंक्रीज, जब उनको रहता है कि रेट्स इंक्रीज करेंगे, अभी डाउन है तो किसी को लोन में देना या फिर इन्वेस्ट करना उतना सही नहीं है, जब वो इंक्रीज़ करेगा तब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है? स्पेकुलेटिव डिमांड यही होता है कि आपका लोग पैसे को कितना ज़्यादा रखना चाहते हैं कैश के फॉर्म में। आप आपसे पूछेगा स्पेकुलेटिव डिमांड कब हाई होगी कब लो होगी, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे मार्केट में, और साथ ही साथ वो किसी को अगर लोन में देना है तो देंगे, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड डिक्रीज़ करेगी अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ हाई होंगे। ये एक्चुअली थ्योरी दी थी जॉन मेनार्ड कीनेस ने, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से, कमेंट में आप बताएंगे, जिनको फादर ऑफ क्या बोलते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब सिर्फ इतना है कि लोग कैश के फॉर्म में पैसा रख रहे हैं, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम है, इसका मतलब लोग कैश में पैसा कम रख रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? को हम बोलते हैं लोगों की सट्टा प्रवृत्ति, है ना, कि सट्टा लगाते हैं भाई, वो उनको अपने स्पेकुलेशंस लगाते हैं वो। अब आते हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ट्रेजरी बिल्स और मैच्योरिटी बिल्स, ये क्या होते हैं? तो वैसे तो आपको नॉट मैच्योरिटी बिल्स, ट्रेजरी बिल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये आरबीआई इशू करता है, ठीक है, इशू तो आरबीआई करता है, बट दीज आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट, और ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो 3 टेनर्स के लिए इशू होती हैं, ठीक है। इनकी मैच्योरिटी क्या होती है इन बिल्स की, 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़, यानी 3 तरह के टी बिल्स आपके होते हैं लेस देन अ ईयर, ये हम पहले ही देख चुके हैं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो यूजुअली जैसे CRR और SLR की शॉर्टेज पड़ जाती है बैंक्स के पास, तो या तो वो MSF का रूट अपना के RBI के पास जा सकती हैं, या फिर वो अगर सस्ते में निपटारा करना चाहती हैं तो इन बैंक्स की आपस में चलती है मार्केट, कि भाई किसी बैंक के पास ज़्यादा पैसा है आज तो किसी के पास कम है, तो ये बैंक इससे उधार ले लेगी कि भाई तुम्हारे पास ज़्यादा है, हमें दे दो, हमें अपना CRR या फिर SLR मेंटेन करना है। तो यही मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में चलता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लोन के लिए। इसमें 2 तरह की होती हैं, कॉल मनी और नोटिस मनी। मनी मार्केट में इट इज़ टू बी पेड विद इन अ डे, यानी जो भी आप पैसा लोगे 1 दिन के अंदर देना होगा, और इसमें 2 से 14 दिन का आप टाइम ले सकते हो। कैपिटल मार्केट होती है जहाँ पे लंबे समय के लिए लोन लिए जाते हैं। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है कि जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे एकदम पूरी मार्केट बैठती है, जहाँ पे बैंक्स वगैरह होती हैं या फिर कुछ और कोई और भी अगर बायर हैं और सेलर हैं, ठीक है, पैसे के, तो वो उस मार्केट में बैठते हैं और अपना पैसे की ट्रेडिंग करते हैं। मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म और कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म। और इसमें कॉल मनी और नोटिस मनी बता दिया, ये एकदम ही शॉर्ट टर्म होता है, पेड विद इन अ डे, और इसमें 2 से 14 दिन की मोहलत होती है नोटिस मार्केट में। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म, और अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या, हम देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक ही लेक्चर होगा जिसमें हम डिमांड्स जो का होता है, सप्लाई कर होता है, साथ ही साथ हम जो डिफरेंट टाइप्स की मार्केट होती हैं वो समझेंगे। एंड जो हमारा मतलब कि आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कल के हमारे लास्ट लेक्चर रहेंगे इकोनॉमिक्स के, वो 5 ईयर प्लान रहेगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड पॉवर्टी देखेंगे। एंड संडे को आपको पता होना चाहिए हम लोग का 1 शॉट लेक्चर रहेगा, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स थ्रू PYQs कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर का माइंड मैप का PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड हिंदी में भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, क्विज़ ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके क्विज़ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज से आपकी रीजनिंग की क्विज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, थैंक यू।